मध्यकालीन भारत का इतिहास। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस स्पिरिट चैनल पे। और ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है ये आपका बीपीएससी पीवाईक्यू है। बीपीएससी क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कमीशन के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंस है 60 से 70% हर एग्जाम में रहता ही है। तो इसीलिए हम लोग ये सेशन में आपका मध्यकालीन भारत में टोटल 1 से लेकर 80 क्वेश्चन है, जिसमें इसे हम 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। 140 आज और 141 से 79 तक हैं, उसे हम कल कवर करेंगे। तो ये जितने भी अभी अपकमिंग एग्जाम है बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी ट्री 4.0 जो अभी वैकेंसी आने वाली है, और बिहार एसएससी जिसका ऑलमोस्ट डेट डिक्लेयर हो गया है, ये सभी एग्जाम में आते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार एसआई जो 2000 प्लस सीट है उसमें भी ये यूज़फुल है। और जितने भी अदर वनडे एग्जाम है एसएससी रेलवे जिसमें हिस्ट्री का वेटेज है, उसके लिए आप ये एक बार ओनली 80 क्वेश्चन है जो कि पूछे हुए हैं बीपीएससी में, आप एक बार देख सकते हैं। क्योंकि ये डिस्कशन के साथ है तो इसे आप 80 क्वेश्चन ही ना माने, इसमें एक क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन का कलेक्शन, यानी कि आपका अप्रोक्स 300 से ऊपर क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए बिना देर के, बिना विलम्ब के शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास। प्रश्न संख्या 1, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये जिस सेशन में पूछा गया बीपीएससी में वहाँ पे ये नीचे मेंशन है, ठीक है। आइए यहाँ का डिस्कशन हम लोग देखते हैं बहुत ही ध्यान से, और आप लोग इसको नोट करते। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था, ठीक है। आप जानते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन बैंक ये सीरीज़ देखने में बेहद ही मज़ा आएगा। तो आप जानते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो उस समय आपका 1206 से लेकर 1210 4 साल शासक रहा, लेकिन वास्तविक शासक इसे नहीं माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। ये क्वेश्चन भी यहाँ से एराइज हो सकता है कि किस जनजाति का था, तो ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था, ठीक है। ये सब सारे जो अंडरलाइन हो रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन ही हैं। तो आपको एक तरह से ध्यान भी देना है, नोटिस भी करना है, और कहाँ पे आपको रुकना है ये चीज़ भी आपको आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एग्जाम में पूछ सकता है कुरान खा के नाम से किन्हें जाना जाता है, ठीक है। बाद में कुरान खा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, गजनी जगह है जहाँ उसे गोरी ने खरीद लिया, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया था उसे। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया, ठीक है। गोरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया, और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, ठीक है। वो पहले लाहौर से ही शासन करता था। उसी के भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। ध्यान देना है, यहाँ पे तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिल गई, ठीक है। इसे लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहते हैं। ये चंद्रमा की तरह सुंदर था, चंद्रमा से भी, चंद्रमा के बराबर इसका चमक था, इसलिए इसे हातिम द्वितीय कहा जाता है, ठीक है। हातिम द्वितीय, ये सब सारे उपनाम हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, ठीक है। आप इसे 1-2 सेकंड रुक कर वहाँ पे आंसर देने का कोशिश करें। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ थी राजधानी? लाहौर। लाहौर से ही वो अपना जो है वहाँ से राज व्यवस्था संभालता था, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला प्रश्न का ही रिलेटेड व्याख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी व्याख्या की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, सीधा सीधी क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये मस्जिद है, संत की झोपड़ी है, मंदिर है, मीनार है, क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक तरह से मस्जिद है, ठीक है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, यहाँ पे दिया हुआ भी है कि लाखों का दान देने वाले के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खा भी थी। ऐबक को, यहाँ पे देखिए आगे, ऐबक को साहित्य से अनुराग था, ठीक है।
ऐबक को जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, वो आपका जो है साहित्य से उसे प्रेम था और स्थापत्य कला में भी उसे रुचि थी। और उस समय जो विद्वान थे, तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, उनके देखरेख में संरक्षण में थे। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ये भी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में क्वेश्चन है, ये आता भी है और आया हुआ भी है कि हसन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताज उल मासिर की रचना किसने की, तो हसन निजामी ने की। ठीक है, ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और वो क्या है, तो मस्जिद है। और दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम, उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि स्थापना की शुरुआत नहीं पूछा है पूरा किसने कराया। ये कराया है आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन ए वही आपका प्रश्न व्याख्या। देखिए प्रश्न संख्या 5, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका डिस्कशन देखिए। गोरी की विजय के बाद, जो युद्ध में गोरी जब विजित हुआ, तो उसके बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोर के मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हासी अक्ता या इक्ता यानी कि प्रांत प्रदान किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आप जानते हैं 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था और दूसरा 1192 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है गोरी पराजित हो गया था और यहाँ पे गोरी विजित हो गया सेकंड वाले में। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसे कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे क्रमशः कोहराम और सामना का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, ये आपका प्रांत है, कोहराम और सामना, इसका प्रशासक नियुक्त किया यानी इक्ता। वस्तुतः 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। और आप जानते हैं कि 1206 से लेकर 1210 तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। ठीक है, जो आपका जो रेंज था, ठीक है ना, उसमें आपका उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का भी विस्तार किया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये पूरा नाम है, 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा व विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदयपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 3 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। ठीक है ना, उस समय सेन वंश का शासन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। ठीक है, आगे देखिए, लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली। ठीक है, और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो यहाँ से आप 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन वो कि तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज। इसमें किसकी चर्चा है, तो यहाँ पे जो आपका आत्मसमर्पण किया गया है और जो हमला हुआ है उसकी चर्चा है बख्तियार खिलजी के। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है किससे। वो क्वेश्चन आपको आ गया है, तबकात-ए-नासरी से प्राप्त हुआ है। इसकी व्याख्या ऊपर देख सकते हैं, मिनहाजुल सिराज के द्वारा लिखी गई किताब है। प्रश्न संख्या 8, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका रिवीजन नहीं है तो ये क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेज हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए और अपने तैयारी को रफ्तार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। इल्तुतमिश जो था वो वास्तविक संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। ठीक है, यानी कि ये अपना बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया किसको, मलिक जानी को। इसका डिस्कशन देखिए। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ, नालंदा का आपका जो है हेडक्वार्टर है, वह राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है,
इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, बलबन। बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया तथा इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का जो है वो क्या है, प्रतिनिधि है, यानी कि नियाबत ए खुदाई। ठीक है, नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। उसका स्थान क्या है, पैगंबर के पश्चात है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 पे आइए। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? ये तो फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। आगे देखिए, बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। ठीक है, बलबन के बारे में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई ही थी। और आगे है कि इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। कौन? कि प्रथम, सुल्तान का पद जो है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, यानी कि गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, ईश्वर ने हमें भेजा है। और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अगर नहीं निरंकुश हुआ जाएगा, अगर नहीं नियम कानून टाइट किए जाएंगे तो सारे समाज जो है बलबन के अनुसार वो नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात, यानी कि पैगंबर के बाद दूसरा स्थान किसका है? बलबन का। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसकी कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम रिपीट है, अभी देखें आप। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये कहा है आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन नंबर सी, जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। ठीक है, उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए उसने खलीफा से पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसका ये नहीं मानना था कि हम किसी दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए वो खलीफा से अपना मान्यता लेने के संबंध में उसे कुछ उचित नहीं लगा। उसने अपने यामीन उस खिलाफत नासरी अमीर उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। वैसे भी जो कार्ल मार्क्स उनका कहना है धर्म एक अफीम की तरह है। ठीक है, रिलीजन इज अ ओपियम। ठीक है, धर्म जो है अफीम की तरह काम करता है। एक बार किसी को लग जाए उसका नशा फिर छूटता नहीं है। तो आपका जो है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी कहा, उसका मत था अलाउद्दीन खिलजी का। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन ए, जफर खां। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति आप जानते हैं कि वो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बहुत सारे जो आक्रमण हुए हैं तो उनमें आपका बहुत सारा सेनापति था, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। ठीक है, 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? ठीक है, उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। इस पर फिल्म भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह।
पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। ठीक है, पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। ठीक है, उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सौबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सौबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक है, जैसे बताया थे कि वो बहुत ज़्यादा आक्रमण हुआ है, तो यहाँ पूछा देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। ठीक है, 1296 ईस्वी में देवगिरी का शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिसपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसे आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 16। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। इसका डिस्कशन देखिए 16 नंबर प्रश्न का। अलाउद्दीन की राजत्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशनें, ठीक है ना, ये सब राज्य के द्वारा मिलता था, जिसे हम एक साथ वो मिल्क बोलते थे, तथा वक्फ धर्मार्थ हुई भूमि। ठीक है ना, वक्फ मतलब धर्मार्थ प्राप्त भूमि, जो धर्म के काम में भूमि आए, आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है। ठीक है, चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत एक गुंबद है और इसकी चारों दीवार में एक मेहराब दार प्रवेश द्वार है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रवेश द्वार बना हुआ है। 18 नंबर प्रश्न देखिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, लेकिन अगर सबसे पहले पूछ दे आपसे प्रथम में, तो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना, अगर पहला पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक, सबसे ज़्यादा पूछे तो FST फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। ठीक है ना, तो उस समय कितना देना पड़ता था? जो पैदावार होता था उसका 1/10 भाग। ठीक है, और शेर शाह सूरी के समय 1/6 था। फिरोज शाह तुगलक FST द्वारा दारुल उल सफ़ा क्या था? दारुल उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन युग का अकबर भी कहा जाता है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? FST, यानी कि आपको अपने जेब से कोई पैसा नहीं देना है। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। ठीक है, अभी के समय में भी देखिएगा, जो भी हज करने जाते हैं उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। ठीक है, और कुछ पैसा आपको अपने तरफ से लगाना पड़ता है। 20 नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ठीक है ना, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। तो फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों को भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण व योग्यता को पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को 80,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ऐसा आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर कोई एक व्यक्ति को रोजगार 80,000 रुपये का मिल रहा है, तो आप चाहें उसे 20 गुना 4 भी कर सकते हैं, जिसमें से आपको 3 लोग प्लस में हो जाएंगे। खैर, ये तो हाइपोथेटिकल बात है। 21 नंबर। निम्नलिखित में से किस
सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा दास थे, गुलाम थे, किसके दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान, ये क्वेश्चन आप यहाँ से पूछ सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें कि दीवान ए बंदगान किसका है? तो फिरोज शाह तुगलक का है। क्या है ये? तो दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। ये दासों का आपका ये था, विभाग था। उन दासों की शिक्षा को पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100% के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी की में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 23, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ठीक है, फारसी यात्री जो है अब्दुल रज्जाक जो है भारत में किस राजा का शासनकाल था उस समय? तो आया था तो देवराय द्वितीय, ठीक है। और देवराय प्रथम के समय कौन आया था? निकोल कोंटी, निकोल कोंटी। आप जब मैप देखेंगे यूरोप का और अफ्रीका का जो का मैप है, ठीक ना, तो आप देखेंगे कि इटली ऊपर है और फारस जो है नीचे है। तो इसे अगर फर्स्ट मानिएगा तो इसे आप सेकंड, तो इटली से याद रखिए आप यहाँ की सबसे ऊपर में ये देवराय फर्स्ट के समय आया, निकोलो कोंटी, और अब्दुल रज्जाक द्वितीय जो है ये देवराय सेकंड के समय आया। तो इसे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं ताकि एग्जाम में ईजी हो जाए, कन्फ्यूजन दूर हो। आगे देखिए, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय यानी इसका कार्यकाल जो 1422 से लेकर 1446 के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज जो है स्थापित हुआ? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण जो है 1398 में हुआ है, ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया और 1412 में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। तैमूर के बाद कौन सा वंश आ रहा है? सैयद वंश आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो डी नंबर सिकंदर लोदी। आगरा में कन्फ्यूजन होता है कि बहलोल लोदी होगा या फिर सिकंदर लोदी होगा, आप इसे याद कर सकते हैं, सिकंदर लोदी आगरा, ठीक है। तो इसे तो हम ऐसे ही कनेक्ट किए हैं क्योंकि मेरा नाम ही इससे रिलेटेड है, तो सिकंदर लोदी और आगरा, ठीक है। या फिर आप इसको अपोजिट भी याद कर सकते हैं, आगरा सिकंदर लोदी, आप जैसे भी याद करें, लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ रेमेडी करना ही पड़ता है। आगे देखिए, 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन में बैठा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1489 के समय को आप इमेजिन कीजिए, उस समय निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन में बैठा है। वह लोदी वंश का महानतम शासक था, ठीक है। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। तो ये लाइन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, VVI है। इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया, ठीक है। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय से आरंभ हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि गज सिकंदरी का आरंभ किसने किया? तो सिकंदर लोदी, उसी के समय से आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की, ठीक है। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ जो है उसका फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी रखा गया, ठीक है। तो फरहंगे सिकंदरी क्या है? आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके समय में गायन विधा का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही, तो लज्जत सिकंदर शाही क्या है? इसमें गायन विधा है, रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो गए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि सिकंदर लोदी आगरा का स्थापना किया, तो कब किया? 1504 में किया। फिर उसके बाद गज सिकंदरी क्वेश्चन है आपका। फिर यहाँ से
अगर क्वेश्चन डिटेल में आता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फरे सिकंदरी किसका है, तो इन्हीं का आपका सिकंदर लोदी का है। लजत सिकंदर शाही भी, अब गुलरुखी उपनाम किसका है, तो क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, सिकंदर लोदी का है। ठीक है, सिकंदर लोदी का है ये। आगे देखिए आप, आगे है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है ना, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। ठीक है ना, ये पूरा यहाँ का एरिया ही है, आसपास का पूरा एरिया ही है यूनेस्को हेरिटेज साइट। और ये किस नदी किनारे है, तुंगभद्रा नदी किनारे है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 27, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना है। तो ये हो जाएगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद 1377 में हरिहर एवं बुक्का जो है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए, तो उनकी मृत्यु 1377 में हुई। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय, बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है हरिहर द्वितीय 70 से 1407 सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज, ये पूछता है क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो हरिहर द्वितीय ने। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज से भी उसका संघर्ष हुआ। ठीक है ना, जो बगल में आपका विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज था, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य है, तो यहाँ पे बहमनी राज्य है, तो वहाँ से भी उसका संघर्ष हुआ। और 1377 ईस्वी में 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य में बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव विरूपाक्ष का उपासक था। ठीक है ना, विरूपाक्ष मंदिर आप जानते हैं, बहुत फेमस मंदिर, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 28, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। ये लड़ा था ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। यह देख रहे हैं 43 बीपीएससी प्री में आया हुआ है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, कुतुबशाही सेना पराजित हुई। प्रश्न संख्या 29, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो भू राजस्व। ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, ठीक है ना, भूमि से, संपत्ति से, व्यापारिक कर से, व्यावसायिक कर से, जो कमर्शियल बिजनेस होता था, कमर्शियल टैक्स, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, जो उनको सजा दिया जाता था अर्थदंड के रूप में, पैसा के रूप में। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6, ठीक है ना, वहाँ पे 1/10 था, यहाँ पे 1/6 है, 6 भाग भूमि के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट क्या था, भूमि कर था। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, शिष्ट क्या है, तो शिष्ट भूमि कर है नामक राज्य कर की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 यानी कि अस्थवन या अथवन कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था, 58। 30 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में मिलता है। हम्पी में मिलता है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष। आगे देखिए, हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य का राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 31, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था किससे, तो ये आपका रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज या आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक इनका 2 बार हुआ है। छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। प्रश्न संख्या 33 नंबर, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका था ऑप्शन नंबर ए, हसन, अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, जफर खां, हसन गंगू,
1347 से 58 ईस्वी नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासनरूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम अहसनाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, ठीक है, 4 प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा आरंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। ठीक है, इसने जो है हिंदुओं से जजिया नहीं लेने का आदेश दिया। प्रश्न संख्या 34, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा साम्राज्य के समय का भू राजस्व है, लैंड रेवेन्यू है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू है। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। ये 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस काल में मराठा जागीरदारों की सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। 35 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर कर लगाने वाले कर को इंगित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, खराज, उस और मुक्तई। ठीक है ना, आपसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि भूमि उत्पाद वाला, न कि धर्म वाला, धार्मिक कर नहीं है। यहाँ पे खराज, उस्र और मुक्तई है। ठीक है ना, खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है, अपितु खुम्स जो है लूट का धन था। ठीक है, खुम्स जो है क्या है? वो लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। ठीक है ना, अगर 5 रुपये मिले उसमें से 4 रुपया जो है वो सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग जो है राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इसके पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया। ठीक है ना, बलबन और इल्तुतमिश जो है 1/3 से ज़्यादा नहीं लिया। आगे है कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है, एमबीटी के समय में भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, यानी 1/2 था। लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने पैमाइश के अनुमान के आधार पर किया था। ठीक है ना, एमबीटी का कितना था राजस्व कर? 1/2 था। बलबन और इल्तुतमिश का कितना था? बलबन और इल्तुतमिश का ये था 1/3 था। ठीक है, आगे देखिए, तो एमबीटी जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है पैमाइश के आधार पर किया है, राजस्व निर्धारित किया। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी सही माना है। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, 37 नंबर प्रश्न किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकरिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों में इस संप्रदाय में शेख आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति के साधनों में बाधक नहीं मानते थे। तो इसका संप्रदाय हो जाएगा सुहरावर्दी। 38 नंबर प्रश्न, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? ये हो जाएगा आपका इस्लाम शाह, शेर शाह का पुत्र था। ठीक है, इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में बांटा। तो ऑप्शन में आपका डी इस्लाम शाह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ई ले रहा है। खैर आगे डिस्कशन में पता चला जाएगा। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन शेर शाह और इस्लाम शाह होने के कारण ऑप्शन को ई यानी कि 1 से ज़्यादा मान लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, जवाबीत का संबंध किससे था? ये आपका राज कानून से था। ठीक है ना, ये क्या था? राज कानून था। प्रश्न संख्या 40, सल्तनत काल में सिक्के टंका और ससगनी एवं जितल किन धातुओं के बने थे? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे डबल स्टार कर सकते हैं। ठीक है, टका, ससगनी एवं जितल। तो टका था चांदी का, ससगनी भी चांदी का और जितल तांबे का था। ठीक है,
इसका रेशियो क्या था, टक्का एवं जीतल का 1:48 था। भारत में कागज़ का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, कब प्रारंभ हुआ, यहाँ पर शताब्दी पूछा हुआ है, ध्यान देना है आपको। तो ये हो जाएगा 12वीं शताब्दी, ठीक है ना, 12वीं शताब्दी। तो यहाँ तक हुआ पार्ट 1 आपका, 1 से लेकर 41 तक क्वेश्चन, और 42 से लेकर आपका 79 तक क्वेश्चन जो है वो आपको कल के वीडियो में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 42 से लेकर 79 तक मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसका एरिया जो है वो भी ज़्यादा है। तो इसी के साथ आप देखते रहें जी स्पिरिट, और अपना बहुत सारा प्यार दें, और इसमें जो भी आपको डाउट लगे उसे आप क्वेश्चन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।